हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गोपन क्लासेस पर। दोस्तों, अब तक की जो पिछली वीडियो है उनमें अपन पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसके बाद अपन ने श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन कर लिया। अब आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको परिसंचरण जो तंत्र है रक्त का उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो इससे पहले कि अपन स्टार्ट करें, दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि रक्त का शरीर के अंदर जो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचना है उसे क्या कहते हैं? अपन रक्त का परिसंचरण कहते हैं। रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो इस रक्त के परिसंचरण की जो खोज है दोस्तों, वो सबसे पहले विलियम हार्वे, ये वैज्ञानिक हैं, इन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी सबसे पहले। और ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इसका जो अध्ययन है उसे हम एंजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। यदि परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसे हम एंजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब परिसंचरण तंत्र यानी कि ऐसे अंग जो एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, उनसे मिलकर जो तंत्र बनता है, जो एक सिस्टम बनता है। तो ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इसमें कौन कौन से अंग काम आते हैं, तो एक नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, इसमें मुख्यतया 3 अंग काम में आते हैं। कौन कौन से? रक्त के बाद आती है अपनी रक्त वाहिनियां, और अगला जो अंग है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है हृदय। तो यानी कि ये जो 3 अंग है, इन 3 अंगों से मिलकर अपना रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है, जिसमें हृदय की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसे अपन हृदय को पंपिंग स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले रक्त के बारे में कि रक्त का संगठन क्या होता है, रक्त की रासायनिक संरचना किस प्रकार की होती है, रक्त में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। रक्त दोस्तों, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसके अध्ययन को हम हेमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। हेमेटोलॉजी, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं। रक्त के अध्ययन को हम हेमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं रक्त के संगठन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रक्त है ये 2 प्रकार के पदार्थों यानी कि तरल भाग और ठोस भाग से मिलकर बना होता है। यदि अपन रक्त का वर्गीकरण करें तो ये जो रक्त है ये ठोस भाग और तरल भाग, ठोस भाग में रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, रक्त कणिकाएं, और इसका जो तरल भाग है वो प्लाज्मा का बना होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो रक्त कणिकाएं हैं 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कौन कौन सी? आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पल्स। डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, और बिंबाणु या प्लेटलेट्स इनको बोलते हैं। ये जो रक्त कणिकाएं हैं ये रक्त का 45% भाग का निर्माण करती है और
55% भाग, रक्त का जो 55% भाग है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि ये जो प्लाज्मा है ये एक हल्का पीले रंग का द्रव होता है। इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। ठीक है दोस्तों, और इसके रासायनिक संगठन की यदि मैं बात करूं तो इसमें जो प्लाज्मा है इसमें 90% तो क्या होता है, इसमें जल होता है। 90% क्या होता है, इसमें जल होता है। और बाकी जो 10% है उसमें जो भी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है वो उसमें घुले रहते हैं। 90% जल हो गया और 10% में क्या हो गया, कार्बनिक और अकार्बनिक जो भी अपने प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, लवण है, ये सब इसी में घुले रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक सामान्य जानकारी रक्त के बारे में। अब अपन थोड़ा सा और विस्तार से चलते हैं और अपन बात करते हैं अब रक्त कणिकाओं के बारे में। तो रक्त कणिकाओं में अपन सबसे पहले लेते हैं लाल रक्त कणिकाओं को, यानी कि आरबीसी। आरबीसी को रेड ब्लड कार्पल्स या लाल रक्त कणिकाओं के नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो परीक्षा में पूछी जाती है। सबसे पहले तो अपन जानते हैं इसका आयुकाल, या ये कितने दिन आयुकाल इसका कितना होता है, 120 दिन। 120 दिन इसकी आयु होती है आरबीसी की। फिर इसकी संख्या के बारे में जानते हैं। संख्या के बारे में बात करें तो इसकी जो संख्या है वो 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर, यानी कि 1 घन मिलीमीटर में इनकी जो संख्या आती है आरबीसी की संख्या वो कितनी होती है, 55 लाख होती है। ठीक है, इसका जीवन काल हो गया 120 दिन का, इसकी संख्या हो गई 55 लाख। ये जो आरबीसी है इसको हम इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। इसका जो अन्य नाम है वो है इरिथ्रोसाइट। इसके अलावा जो आरबीसी है, ये आरबीसी का काम क्या होता है, अपने शरीर में इस प्रकार से अंडाकार जो दोनों तरफ से चपटी होती है, पूरी गोल नहीं होती है, ये दोनों तरफ से चपटी होती है, ये ऐसी गोल प्लेट की जैसी संरचना पाई जाती है आरबीसी की। इस आरबीसी की जो सतह है, इस सतह के ऊपर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का क्या काम है दोस्तों, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आरबीसी है, ये आरबीसी क्या करती है, ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात, स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है। अब इसमें एक अपवाद है, ऊंट और लामा जो होते हैं, ऊंट और लामा ऐसे स्तनधारी है जिनकी आरबीसी में भी केंद्रक पाया जाता है। बाकी अन्य किसी जो भी स्तनधारी है उसमें आरबीसी में केंद्रक सब में अनुपस्थित ही रहता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आरबीसी हिम ऑक्सीजन का परिवहन कर रही है। इसका जो आकार होता है वो दोनों तरफ से चपटा, यानी कि प्लेट के जैसा होता है, गोलाकार होता है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है, अब आरबीसी का निर्माण बोन मेरो या अस्थि मज्जा, जिसे हिंदी में अस्थि मज्जा बोलते हैं,
अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। अब कुछ विद्यार्थियों के लिए यह कन्फ्यूजन की स्थिति है कि अस्थि मज्जा होता क्या है। तो एक देखना दोस्तों, समझने का प्रयास करना। इस प्रकार की अपनी हड्डी होती है, ठीक है, और इस हड्डी के बीच में इस प्रकार से खोखली नली जैसी संरचनाएं पाई जाती है जो अंदर से खोखली होती है। इनको ही हम क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा या बोन मेरो बोलते हैं, और इन्हीं के अंदर जो है आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो परीक्षा में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। कब्रिस्तान का मतलब जहाँ पे आरबीसी नष्ट होती है। तो आरबीसी नष्ट कहाँ पे होती है दोस्तों, आरबीसी प्लीहा में नष्ट होती है। कहाँ पे, प्लीहा में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो प्लीहा है इसको क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इसके अलावा ये जो आरबीसी है इसमें जो हीमोग्लोबिन है इसकी मात्रा के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये याद रखना है कि आदमी के अंदर, नर के अंदर जो इसकी मात्रा है वो 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml, और महिला के अंदर 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml पाई जाती है। एक और याद रखने योग्य बातें कि जो सबसे छोटी आरबीसी है, सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी मृग की होती है। सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है, कस्तूरी मृग की होती है। और सबसे बड़ी आरबीसी एम्फीयूमा में सबसे बड़ी आरबीसी, और कस्तूरी मृग में सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आरबीसी के बारे में इनमें से प्रश्न बनते हैं या परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों अब अपन बात करते हैं WBC यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पस या श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं जिसे अपन क्या कहते हैं, सैनिक कणिकाएं कहते हैं। ये अपने शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है, शरीर को विभिन्न रोगों से बचाती है। WBC या श्वेत रक्त कणिका। सैनिक कणिकाओं के नाम से भी जानते हैं। सैनिक कणिकाओं के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि ये शरीर में क्या कार्य करती है, प्रतिरक्षा का कार्य करती है। बात करें इसके आकार की, तो इसका जो आकार है वो अनियमित आकार, इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। कभी ये छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है। तो ये अनियमित आकार की होती है। इसकी संख्या की बात करें तो WBC की जो संख्या है वो 10,000 प्रति घन मिलीमीटर में 10,000 होती है। अब बात करते हैं इसके वर्गीकरण की। जो WBC है इसको 5 भागों में बांटा गया है। ये जो WBC है कणिकाओं की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इनको 5 भागों में बांटा गया है। कणिकामय, और अकणिकामय। कणिकामय में कौन कौन सी आती है,
न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, और इओसिनोफिल्स। ये तो है कणिका युक्त WBC, और अकणिकामय में लिम्फोसाइट, और मोनोसाइट। ये दो प्रकार की अकणिकामय। तो इस प्रकार से कणिकाओं के आधार पर WBC को 5 भागों में बांटा गया है। WBC जो रक्त कैंसर होता है, जिसे ल्यूकेमिया बोलते हैं, रक्त कैंसर में क्या होता है कि ये जो WBC है ये अनिश्चित रूप से बढ़ जाती है, अनिश्चित रूप से वृद्धि, अनिश्चित रूप से वृद्धि करने के कारण हम उसको क्या कहते हैं, उस स्थिति को हम कहते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया यानी कि रक्त कैंसर। यदि प्रश्न आए कि ल्यूकेमिया में क्या होता है, कौन सी कोशिकाओं की वृद्धि होती है या कौन सी कणिकाओं की वृद्धि होती है, तो अपना आंसर होना चाहिए कि ल्यूकेमिया में जो WBC है उनकी संख्या में अनिश्चित वृद्धि होने लगती है, जिसके कारण रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया हो जाता है। तो ये है WBC के बारे में सामान्य जानकारी। अब बात करते हैं अपन प्लेटलेट्स या बिंबाणु के बारे में। बिंबाणु के बारे में यदि बात करें तो इनका जो जीवन काल होता है वो 5 से 9 दिन का, 5 से 9 दिन का इनका जीवन काल होता है। इनका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है रुधिर का जो थक्का होता है थक्का का निर्माण, ये प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य होता है। दोस्तों, जो प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि होती है, अचानक जो वृद्धि होती है, उस वृद्धि को हम थ्रोम्बोसाइटोसिस के नाम से जानते हैं, और यदि इसकी संख्या में कमी हो जाती है तो उसे हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। अगली जो क्लास होगी उसमें हम रक्त समूह के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।